हेलो एवरीवन, हमने पिछले वाले वीडियो में दिसंबर 2012 पेपर 3 के 1 से लेकर 34 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम 35 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 35, जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग हमें करना है। ये वेलोसिटी ऑफ मनी इज स्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। तो ये किसने दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मनी स्टेबल फंक्शन होता है? तो ये मॉनेटरिस्ट ने वेलोसिटी ऑफ मनी को स्टेबल फंक्शन माना है। वेलोसिटी ऑफ मनी इज अनस्टेबल फंक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मनी अनस्टेबल है, इसको माना है कीन्स ने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मनी का अनस्टेबल फंक्शन होता है। एंड वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो क्लासिकल ने वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना है और ये वो मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है कोड के हिसाब से फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड का थर्ड। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। E.W. Phillips wage inflation and unemployment trade-off is based on। तो जो W.A. Phillips का wage inflation and unemployment था, inflation and unemployment, ये किस पे based था? ये ऐसे इसका फिगर बनता है, ये नहीं। तो ये स्टैटिक्स एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पे बेस्ड था, यानी कि स्थैतिक अपेक्षाएं परिकल्पना। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे जब इसके बाद फ्रीडमैन ने नायरू का कंसेप्ट दिया तो वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पे बेस्ड था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल आर कांस्टेंट। अभी क्या करना है, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल ये दोनों कांस्टेंट है। एंड डिमांड फॉर मनी, जो डिमांड फॉर मनी है ये किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट का, फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। व्हेन द इनकम लेवल इंक्रीजेज देयर इज। अब इनकम लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज होगा? अगर मनी सप्लाई और प्राइस दोनों कांस्टेंट है, इनकम लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, जब ये इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो मनी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये दोनों के इंक्रीज होने से हमारा डिमांड फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि जब इनकम लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड का फंक्शन है इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई एक भी इंक्रीज होगा तो ये दोनों भी इंक्रीज होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। बाकी इंक्रीज एंड डिक्रीज ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिजिकल रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया इंक्लूड। तो फिजिकल रिफॉर्म क्या इंक्लूड करता है? मेजर्स इंक्रीजिंग इन टैक्स जीडीपी रेशियो, तो ये करता है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, तो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का भी काम करता है फिजिकल रिफॉर्म। मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट, तो इसका भी मेजर को इंक्लूड करता है। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये फिजिकल रिफॉर्म का काम नहीं है, ये मॉनेटरी रिफॉर्म का काम है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान सम ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर एक्सपीरियंस्ड। तो 10th 5-year प्लान की बात हो रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की गई थी। अब 5-year प्लान से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें फर्स्ट प्लान से लेके पूरे जितने भी प्लानिंग हुई है 12th प्लान तक, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, वो सब मैंने उसमें बताया है, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। अभी हम देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। क्या सर्विस सेक्टर 10th प्लान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट पे थी? तो ये ऑप्शन हमारा सही है। 10th प्लान एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ हमें अचीव हुआ था 10th प्लान में, तो उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर का ज़्यादा था। एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस्ड लोएस्ट ग्रोथ रेट, तो इस टाइम सर्विस सेक्टर हाई था, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम लो हो गया था इसका ग्रोथ रेट, तो ये भी सही है। एंड रेट ऑफ ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नेगेटिव। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव नहीं हुआ था, ये पॉजिटिव में था, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर लोअर्ड हो गया था। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट होगा और ये थर्ड इनकरेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। असर्शन हमारा है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंबाइंड हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड 1994 टू 2008। अब देखिए 1994 और 2000 से लेकर 2008 तक के अगर हम बात करें कि सरकारी और निजी सेक्टर दोनों ही मिलकर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ किए हैं, यानी रोजगार सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये बात एकदम असर्शन सही है, क्योंकि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, एलपीजी पॉलिसी के बाद बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया गया और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। तो हमारा असर्शन सही है। और इसका रीज़न है देयर हैज़ बिन रिलेटिवली फास्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर, और यही रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। तो हमारा रीज़न और असर्शन दोनों सही है और एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर फॉर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। अगर हम 2001 के सेंसस को देखेंगे तो 2001 के सेंसस में जो डेटा दिया हुआ है वो अर्बन एंड रूरल में बांट के दिया गया, हर किसी चीज़ का डेटा कि कहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, यहाँ पे कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, रूरल में कि अर्बन में। तो रूरल और अर्बन दोनों में सेक्स रेशियो लोएस्ट था, वो स्टेट है हमारा हरियाणा, क्योंकि सेक्स रेशियो यहाँ पे सबसे कम देखा गया था। एक सेकेंड, हम शायद आगे चले गए हैं। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग सेक्टर एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम ग्रोथ रेट एट 2004-5 प्राइजेस इन ड्यूरिंग 2009 एंड 10। अब ये 2012 का पेपर है और उससे पहले के ये फिगर्स को पूछा है कि कौन से सेक्टर में सबसे मैक्सिमम ग्रोथ एक्सपीरियंस्ड हुआ था। तो उस टाइम ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वॉज हाईएस्ट। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 2007 एंड 8 में था जीडीपी सेविंग रेशियो, ग्रॉस जीडीपी सेविंग रेशियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ प्रोसेस रिजल्टिंग इनटू ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट एंड प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इज रिफर्ड टू एज। तो अगर ग्रोथ को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फास्टेस्ट ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, इन सब के डेफिनेशंस भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो इसमें बोला है कि ग्रोथ प्रोसेस ऐसा हो जो रिजल्ट करे इनटू ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट एंड प्रोविजन, वो भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टू ऑल। तो अगर जहाँ पे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी वो भी सबके लिए बात करते हैं तो उसको हम इंक्लूसिव या समावेशी वृद्धि बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन इंक्लूसिव ग्रोथ सही हो जाएगा। फास्टेस्ट ग्रोथ में क्या होगा, सब सेक्टर फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव में किसी एक इंक्लूसिव ना हो के एक्सक्लूसिव यानी कोई एक सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, वो अलग है कि हम पास्ट, हमारा जो प्रेजेंट है, हम इस तरह से ग्रो करें कि हमारा फ्यूचर भी सेम रेट से ग्रो करें। तो लेकिन अभी हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई हो, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अभी मैंने आपको बताया कि 10th प्लान में विटनेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी पेयर ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई फॉर टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस के लिए अगर हम बात करें तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, एक लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यानी कि एक लाइन अगर है, मान लीजिए, ये रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। रिग्रेशन लाइन क्या होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन एक्स एंड वाई एंड एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द टू रिग्रेशन इक्वेशन विद ईच अदर डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये टेंजेंट है और एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा।
रिग्रेशन मॉडल डज नॉट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन हमें ये नहीं बताता है, आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है इक्वेशन में, तो हमारा ये भी सही है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द कोवेरिएंस ऑफ द टू वेरिएबल। तो ये कोवेरिएंस रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एक लाइन है रिग्रेशन, और जबकि एक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये कोवेरिएंस नहीं करता है, कोवेरिएंस अलग टर्म है। रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट जॉइंटली वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये जॉइंटली नहीं करता है, या तो एक्स एंड वाई करता है या तो वाई ऑन एक्स करता है, ये जॉइंटली नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ही सही हो जाएगा। अब एक्स एंड वाई और एन वाई एंड एक्स का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। द रिग्रेशन लाइन अगर एक्स ऑन वाई है तो ये यूज होता है एस्टिमेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिविंग वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वाई, और अगर y ऑन x हो तो उसका क्या मतलब होता है कि मोस्ट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज यूज्ड फॉर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x। तो ये इसका मतलब होता है, और इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद लियोनटीफ स्टैटिक मॉडल। अब ये लियोनटीफ स्टैटिक्स मॉडल जिसमें इनपुट आउटपुट की बात होती है, तो ये इसमें कौन सा हमें एसोसिएट नहीं है ये बताना है। तो फाइनल डिमांड इज स्टोकेस्टिक वेक्टर, तो इसमें स्टोकेस्टिक वेक्टर की बात नहीं कहते हैं, ये मैट्रिक्स से सॉल्व होती है। रेसिप्रोकल ऑफ पेरॉन प्रोबेनियस रूट इज़ द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। तो अगर लियोनटीफ स्टैटिक मॉडल की बात करें तो ये हम यूज़ ही नहीं करते हैं, हम इसमें हॉकिंग साइमन कंडीशंस का यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत है। हमें नॉट पूछा था, तो ये भी एसोसिएटेड नहीं है, ये भी एसोसिएटेड नहीं है। इनपुट कोएफिशिएंट और फिक्स्ड टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर, ये बात सही है कि इनपुट कोएफिशिएंट फिक्स्ड होती है टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर के, और जो ये दिया है इक्वेशन 1 - a - rb, ये हॉकिंग साइमन कंडीशंस की इक्वेशन नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत है। हमें नॉट एसोसिएटेड पूछा था, तो ये भी एसोसिएटेड नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर नॉट एसोसिएटेड, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x1 है फंक्शन ऑफ p1 एंड p2 का, और x2 है फंक्शन ऑफ p1 एंड p2 का, और हमें 2 कमोडिटीज़ आर सब्सटीट्यूट, 2 कमोडिटीज़ कब सब्सटीट्यूट होगी, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। अगर हम डेल x1 करेंगे तो प्राइस ऑफ डेल p2 लेंगे, और अगर हम डेल x2 करेंगे तो प्राइस ऑफ हम p1 लेंगे, P1। अब हम इन दोनों में बताना है कि कौन सा बेस्ट 2 कमोडिटीज़ आर सब्सटीट्यूटेड इफ़, अगर मान लीजिए ये x1 और x2 बड़ा होगा इससे डेल x2 माइनस P1 से, और वो भी मतलब ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए और ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी एक दूसरे की ये सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें छोटा है इसमें बड़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखिए ये रेशियो बड़े हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कंसीडर होगा। देखिए, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में कई सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जिसमें रैंक ऑर्डर कंडीशंस देखते हैं, और बहुत सारे लिस्ट स्क्वायर के मेथड होते हैं, 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर आइडेंटिफाइड करने के, ओवर आइडेंटिफाइड करने के, सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कंसीडर कर रहा है, वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला हमारा है आइडेंटिफिकेशन इज़ अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विथ बिफोर एस्टिमेशन। तो क्या आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम बिफोर एस्टिमेशन यूज़ करते हैं, तो ये सही है। पहले तो हम एस्टिमेशन से पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रॉब्लम
कि क्या प्रॉब्लम को, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं दूसरा, ऑर्डर कंडीशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी सही है। अगर आइडेंटिफिकेशन की हम कंडीशन देखेंगे तो एक होता है ऑर्डर कंडीशन और एक होता है रैंक कंडीशन। तो सिर्फ अकेले ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी नहीं है, मतलब ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ हमें रैंक कंडीशन भी देखना पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा है हमारा, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड एस्टिमेशन गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ द इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड। तो ये गलत है। 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है वो हम या तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड के लिए यूज़ करते हैं और या तो हम ओवर आइडेंटिफाइड के लिए यूज़ करते हैं, हम अंडर आइडेंटिफाइड के लिए नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और चौथा है अंडर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाइड टू द रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन में हम हर एक इक्वेशन पे लीस्ट स्क्वायर या OLS हम लगा सकते हैं रिड्यूस फॉर्म के लिए। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है, जो कि हमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो -1 एंड +1 ये लिमिट होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन -1 एंड y, -x एंड y। अगर -x है और y है तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये -0.3 इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये जब हमारा ये r ऐसे होता है तो ये होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम ऐसे bx और by ऐसे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -x है और -y है, तो ये -x और ये -y मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये +0.3 इसका ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का फर्स्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डार्विन वाटसन स्टैटिस्टिक्स। तो ये हम ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। आर स्क्वायर हम गुडनेस ऑफ फिट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। डिक्की फुलर टेस्ट हम यूज़ करते हैं हमारा फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड हमारा ये डी ऑप्शन में है और ये डी। और डिक्की फुलर टेस्ट हम स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए करते हैं और डमी वेरिएबल हम क्वालिटेटिव इफेक्ट्स को चेक करने के लिए करते हैं। तो हमारे सेकंड का फर्स्ट एंड ये थर्ड, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें CS प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और ये हमारा फंक्शन है और हमें बताना है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन CS प्रोडक्शन में जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस ये P या बीटा। अगर बीटा यहाँ पे दिया हो तो बीटा होता है, यहाँ ये जो P है ना, यहाँ पे अगर बीटा इस फंक्शन में ये अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, किसी में P, किसी में बीटा, किसी में अल्फ़ा। तो जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ P है तो P। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल हम 1/1 प्लस P से निकालते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन आर ऑब्टेन्ड व्हेन वन ऑफ द कंस्ट्रेंट इज। अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें हम ड्यूअल प्रॉब्लम और कई तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। तो हमें बता रहा है कि मल्टीपल प्रॉब्लम ऑप्टिमल सोल्यूशन हो हम कब ऑब्टेन करेंगे, मतलब व्हेन वन ऑफ द कंस्ट्रेंट इज, कौन सा कंस्ट्रेंट ऐसा होगा कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को
मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें प्राप्त हो जाए। तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट दैट फॉर्म बाउंड्री टू द फिजिबल रीजन। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करें तो जो भी हमारा, मान लीजिए ये एक लाइन्स आई, एक लाइन ऐसी आई, ये एक लाइन ऐसी आई, तो हम इसमें फिजिबल सोल्यूशन को ढूंढते हैं। तो फिजिबल सोल्यूशन हमारा तीनों लाइन का फिजिबल सोल्यूशन क्या बन रहा है, ये वाला एरिया, मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, ये वाला एरिया फिजिबल सोल्यूशन बन रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा फिजिबल, तो ये पैरेलल है ऑफ द कंस्ट्रेंट दैट बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an open economy model of input-output analysis, if A is the input coefficient matrix and I minus A is a technological matrix, the following is the variability condition to be satisfied। तो अगर हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस की बात करें तो हमें, अगर हॉकिन साइमन कंडीशन की बात करें तो जो I माइनस ए है, इसका ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ I माइनस ए मैट्रिक्स शुड बी पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये निगेटिव पॉजिटिव ये नहीं होगा, गलत है। ऑल प्रिंसिपल माइनर कंडीशन शुड बी पॉजिटिव। ये हॉकिन साइमन कंडीशन भी है कि अगर हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं दोनों, वो भी उसके डिटर्मिनेंट्स भी पॉजिटिव आने चाहिए और I माइनस ए मैट्रिक्स भी पॉजिटिव होने चाहिए, उसके सारे प्रिंसिपल एलिमेंट भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब देखिए, अगर सीएस प्रोडक्शन की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन 1/1 प्लस बीटा होता है या पी होता है, लेकिन अगर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये सारे प्रोपोर्शन जो डिपेंडेंट वेरिएबल के हैं उसको एक्सप्लेन करता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रिग्रेशन मॉडल में सारे प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस को और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है। इट कैन बी यूज्ड टू डिराइव द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ y दैट एक्सप्लेन बाय द रैंडम फैक्टर। तो ये भी सही है कि ये रैंडम फैक्टर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं y के, वो दैविक घटकों के प्रवाह का आकलन किया जा सकता है उनके। डायरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंटर रिलेशन, डायरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में के बीच में नहीं होता है। और इट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंटरसेप्ट के इन्फ्लुएंस को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनपुट कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इंटरप्टेड एज इनपुट रिक्वायर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पर यूनिट ऑफ द फाइनल डिमांड। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमें बताना है कि इंटरसेप्ट जो है इनपुट रिक्वायर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके फाइनल डिमांड कैसा होगा। तो हमेशा जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I माइनस ए, ये हमेशा इन्वर्स हम चेक करते हैं इसका, ना ही A और ना ही 1 माइनस ए, इसका हम इन्वर्स चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट फॉर द ईयर 2010 एंड 11 हैज़ बीन प्लेस्ड एट। तो ये बहुत पुराना डेटा है, लेकिन उस टाइम के डेटा में जो हमारा फूड प्रोडक्शन का टारगेट था वो 244 मिलियन टन्स था। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडिकेट द ईयर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 और 8 में लॉन्च किया गया था। तो हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी है, 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया फ्रॉम द कोड। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या क्या सोर्स है, तो कमर्शियल बैंक भी एग्रीकल्चर क्रेडिट देता है, मनी लैंडर से भी लेते हैं लोग, रीजनल रूरल बैंक से भी लेते हैं, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ना कि एग्रीकल्चर के लिए। तो ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू। लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या एट्रीब्यूट करता है, यानी कि किस कारण से भारत में जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे पुअर इरिगेशन फैसिलिटी है, तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी इंडिया में हो रही है। हैवी डिपेंडेंस ऑन मानसून, तो मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडियन एग्रीकल्चर की, तो इसकी वजह से भी लो प्रोडक्टिविटी होती है। अगर मानसून ख़राब हो गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब्सेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी का अब्सेंस है अभी इंडियन एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो अभी भी बनी हुई है। तो ऑल ऑफ द एबव है जो कारण है कि भारत में कृषि की उत्पादकता कम हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम ऑफ फूड सब्सिडी वाज हाईएस्ट इन द ईयर। तो ये भी पुराना डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फूड सिक्योरिटी में क्वांटम ऑफ फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा हायर कौन से ईयर में थी, तो वो ईयर था 2008 एंड 9 नहीं सॉरी 9 एंड 10 था उस टाइम, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी इन्हेंस्ड बाय। तो इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी किससे इन्हेंस हो सकती है, बढ़ाया जा सकता है? इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं? तो ये सही है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो पब्लिक के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज होना भी ज़रूरी है। दूसरा है इरिगेशन फैसिलिटी को अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी सही है, तब हम जाके कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा था कि लो प्रोडक्टिविटी किस वजह से हो रही है इंडियन एग्रीकल्चर की, और अब हमें से पूछ रहा है कि किस तरह से हमें बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर देखें तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया, एक उसका डीमेरिट और एक इसका मेरिट। हायर सपोर्ट प्राइस ऑफ द फार्मर, अगर फार्मर को सपोर्ट प्राइस जो है वो अच्छा मिले तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है इंडियन एग्रीकल्चर की। शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में अगर वर्क को शिफ्ट कर दे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये तो गलत है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा हाई पावर्ड मनी क्या कंप्राइज करता है? तो हाई पावर्ड मनी हम उसे बोलते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू हमारे लोगों के हाथों में पैसा जाता है। जैसे करेंसी हेल्ड द पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो कुछ है ही नहीं। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट प्लस कैश रिजर्व बैंक, ये M1 की बात कर रहा है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व रेशियो प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, तो ये है जो हाई पावर्ड मनी की बात करता है, यानी कि C प्लस कैश रिजर्व CRR प्लस OD अदर डिपॉजिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। Capital to risk weighted asset ratio, all scheduled commercial bank in India under the Basel first framework is stipulated at the minimum of। अब देखिए जो बेसल फर्स्ट जो फ्रेमवर्क है या बेसल सेकेंड या थर्ड फ्रेमवर्क है, इसमें कमर्शियल बैंकों के लिए या शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हमें बताना है कि कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो के लिए कौन सा बासल फर्स्ट मतलब सबसे मिनिमम स्टिपुलेटेड रखा गया था, तो ये 9% का रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 9% इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑपरेटिंग इन अ मनी मार्केट? तो मनी मार्केट में कौन कौन से ऑपरेट करते हैं हमें ये बताना है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये मनी मार्केट में ऑपरेट करते हैं, एक्सेप्टेंस हाउसेस भी करते हैं और सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, मनी मार्केट में नहीं करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें असर्शन और रीजन से रिलेटेड बताना है। द कैपिटल बेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज़ फाउंडेड टू बी वीक, यानी कि क्या जो रीजनल रूरल बैंक का कैपिटल बेस है वो अब कमज़ोर हो गया है? तो ये असर्शन हमारा सही है। रीजनल रूरल बैंक बहुत सारे ऐसे
उनका हाई कॉस्ट मेंटेनेंस भी लग रहा था और उनका कैपिटल बेस भी कम हो गया है। तो ये असर्शन सही है हमारा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक हैज़ इनएडिक्वेट फॉर्म, तो ये भी सही है कि क्योंकि उसका मोबिलाइजेशन और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वो बहुत इनएडिक्वेट हो गया है, तो इस वजह से जो वो उनका कैपिटल बेस है वो बहुत वीक पड़ गया है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड है सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ये रीजनल रूरल बैंक का कैपिटल बेस वीक हो गया है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इनका इनएडिक्वेट हो गया है। तो ये इंडिविजुअली तो करेक्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि कैपिटल बेस कम होने का या कमज़ोर होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्रॉडर मनी। ब्रॉडर मनी का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास कैश कम हो, उसको ब्रॉडर मनी कहते हैं। यानी कि कैश के साथ साथ लोगों के पास और भी बहुत सारे टर्म्स ऑफ मनी हो, उसको हम M3 में रखते हैं, इसीलिए इसको ब्रॉडर मनी कहा गया है। तो M3 जो है वो क्या होता है, M1 प्लस M1 में जो चीज़ें आती हैं वो प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। मतलब M1 में क्या आती है, C प्लस OD प्लस DD, यानी कि करेंसी प्लस डिमांड, अदर डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो एकदम करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है, ये M3 है। नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इन्फ्लेशन प्रेशर इन इंडिया 2010 एंड 11। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फूड प्राइजेस एंड फ्यूल प्राइजेस, और जो भी मेटल एंड मिनरल्स के प्राइजेस हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं, फूड फ्यूल, तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शंस के प्राइजेस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि ये सबसे कम इन्फ्लेशन को जनरेट करते हैं। बाकी फूड प्राइजेस एंड फ्यूल प्राइजेस और ये मेटल एंड मिनरल्स प्राइजेस, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को जनरेट करते हैं। इन जॉन रॉबिन्सन मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन। तो अगर जॉन रॉबिन्सन की बात करें तो ये नियो क्लासिकल मॉडल है और इन्होंने अपनी बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल 1956 में दी थी। और इस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में जो इनका मॉडल है, जो ग्रोथ मॉडल है, वो बेस्ड है कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम के ऊपर, साथ ही साथ इन्होंने जो रिलेशनशिप बताया था वो जिस तरह से बताया था वो था, इनका एजम्पशंस बहुत सारे थे कि जैसे कि क्लोज्ड इकोनॉमी हो, कैपिटल लेबर ही सिर्फ कंबाइंड और या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में काम करते हों, जो टोटल इनकम है वो दो ग्रुप में डिवाइड्स है, एक तो वेज अर्नर और एक प्रॉफिट अर्नर। जो वेज अर्नर हैं वो अपने सारे के सारे पैसे को कंजम्पशन कर लेते हैं, कोई सेविंग नहीं रखते हैं, और जो प्रॉफिट अर्नर है वो सारे के सारे अपने इंटायर जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कैपिटल एक्यूमुलेशन या कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे इनके अजम्पशन है। प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये सारे अजम्पशंस के साथ साथ इन्होंने जो एक इक्वेशन दिया था टोटल इनकम का, वो टोटल इनकम का इक्वेशन था कि y जो है W इंटू एल प्लस R इंटू के, जहाँ पे W वेज रेट है, L इज़ लेबर, R इज़ प्रॉफिट रेट एंड K इज़ कैपिटल। अब इस इक्वेशन से इन्होंने जो एक इक्वेशन प्रॉफिट रेट का निकाला था वेज के साथ, तो प्रॉफिट रेट R इज इक्वल टू y माइनस W इंटू एल अपॉन के। तो ये जो रिलेशन है वेज रेट, वेज का एंड प्रॉफिट का और लेबर प्रोडक्टिविटी का, देखिए अब कैसे रिलेशन बना, वेज है, ये लेबर है, प्रोडक्टिविटी है और ये
प्रॉफिट है। तो यानी कि प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में जॉन रॉबिन्सन का कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन हिग्स न्यूट्रल प्रोग्रेशन टेक्निकल प्रोग्रेस इज, देखिए एक है हैरड, एक है हिग्स। तो जो हैरड का टेक्निकल प्रोग्रेशन था वो था लेबर आर्गुमेंटिंग, और एक है सोलो का था कैपिटल आर्गुमेंटिंग और हैरड का लेबर आर्गुमेंटिंग, और हिग्स ने कैपिटल और लेबर ये दोनों आर्गुमेंटिंग इनका टेक्निकल प्रोग्रेशन था। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ लेबर एंड कैपिटल आर्गुमेंटिंग इनका टेक्निकल प्रोग्रेस था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ड्यूअल गैप मॉडल द गैप कैन बी फिल्ड बाय। अब इसमें फॉरेन सेविंग एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप के बारे में बात होती है ड्यूअल गैप मॉडल में। इसमें बोल रहा है कि वो गैप कैसे फिल्ड हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एड या विदेशी सहायता की वजह से ही हम उसको फिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी का कंसेप्ट है और जिसको एरो ने दिया था। तो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी का कंसेप्ट था जिसको केनेथ एरो ने दिया है। इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में दिए गए थे। लर्निंग बाय वॉचिंग, लर्निंग बाय डूइंग है ही, लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग। तो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए थे एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट सबसे पहले एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में ही दिया गया था, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के तौर पे माना गया था कि अगर हम जितना से जितना ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं वो उतना ही प्रोडक्टिव जो है वो उतना ही प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करेगा इन फ्यूचर। तो ये टोटल ह्यूमन रिसोर्सेज पॉपुलेशन नहीं, ह्यूमन रिसोर्स गेनफुल एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और 2012 दिसंबर का पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो प्रोटेक्शंस, फ्री ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, या क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो वीक डिसएडवांटेज है वो एक्सपोर्ट करते हैं प्राइमरी गुड्स का और इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर गुड। ये सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड में डिसएडवांटेज है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का अगर एक्सपोर्ट करें तो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमारा जो यही है डिसएडवांटेज आज भी कि हम प्राइमरी जो है गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो हम जितना से जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने यहाँ सेटअप करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमने 2012 के सारे पेपर्स को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 2013 के जून के पेपर को कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड